अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। उसमें हमने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर कुछ डिस्कशन की। उसके बाद हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल को हमने स्टार्ट किया और आज हम एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल के ऊपर बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस तरह से जस्टिफाई करती है। ज़रा लीविस का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक दफ़ा रिवाइज कर ले कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्या कहता है। आपको ये मॉलिक्यूल इसलिए दिलचस्प लगना चाहिए कि ये कार्बन का शायद वाहिद मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड करती है, यानी वो 3 ही बॉन्ड करती है और वो एक ही बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। आमतौर पर कार्बन के बारे में हम जानते हैं कि वो 4 बॉन्ड करती है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड करे, चाहे डबल बॉन्ड करे, चाहे ट्रिपल बॉन्ड करे, लेकिन ओवरऑल जो बॉन्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। इस मॉलिक्यूल में ये स्पेशलिटी है और ये स्पेशलिटी लीविस मॉडल किस तरह से जस्टिफाई करता है, तो वो हमें देखना है कि कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनिशियली ये होता है कि कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। इस तरह से एक डबल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। तो ये कार्बन के पास 1 पेयर बचता है, ऑक्सीजन के पास 2 पेयर बचते हैं। लेकिन ज़रा नोट करें कि ऑक्सीजन के 2 4 और 4 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट मुकम्मल हो चुका है, जबकि कार्बन के पास वैलेंस शेल में इस वक्त 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन जो है वो इस वक्त इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत इसकी कैसे पूरी होगी, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है वो इसके साथ शेयर करती है। इस तरह से कार्बन के पास भी एक लोन पेयर बच जाता है और ये जो है ये एक बॉन्ड जो है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की सूरत में इसके साथ बनता है और ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी और कार्बन जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी। देखिए हर स्टेप पर वो चीज़ें हैं जो हम प्रिंसिपल्स में पढ़ते हैं और ये उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो स्ट्रक्चर को फाइनल हम जब फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ये स्ट्रक्चर होगी हमारे पास, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये लीविस मॉडल है और इस किस्म की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में वीबीटी टोटली नाकाम है। वीबीटी कोई आइडिया नहीं देती कि ये कैसे जो है ये बन रहा है, ठीक है। उसके बारे में तो हम जानते हैं कि वो कहती है वीबीटी के अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को तो सिरे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो एमओटी इसके बारे में हमें क्या बताती है, तो चंद एक बातें जो हमने पिछली वीडियो में की थी, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर वो वीडियो आपको नहीं मिली तो आप उसको डिस्क्रिप्शन से जो है जाके देख लें कि जब डिफरेंट ऑर्बिटल्स ने आपस में ओवरलैप करना होता है तो उनमें तो एनर्जी डिफरेंस होता है और ये एनर्जी डिफरेंस इसको काउंटर करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यही हमें बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग होगा, कौन सा एंटी बॉन्डिंग होगा, और इसी में फिर एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है नॉन बॉन्डिंग का, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग वो है जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इन बिटवीन रहती है, या वो इतनी रहती है ना बढ़ती है ना कम होती है। और बाज़ औक़ात नॉन बॉन्डिंग को हम इसलिए भी नॉन बॉन्डिंग कह देते हैं कि 2 ऑर्बिटल के दरमियान इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है कि हम कह सकते हैं कि वो एक ही के पास रहेंगे, दूसरे के पास नहीं जाएंगे। ये बात कैसे है, इसको हम जब इसकी डायग्राम बनाते हैं तो इसमें क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात, हम एनर्जी ग्राफ बनाएंगे और हम देखते हैं कि ये 2 चीज़ें हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, और इनके मिलने से ये बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन बीइंग द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं दे विल बी एट हायर एनर्जी। तो आप कार्बन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल और 2px, 2py और 2pz को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये हो गया हमारे पास 2px और ये हो गया 2py और ये हो गया 2pz और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। 2py को z को बेशक खाली छोड़ दें। नाउ दूसरी तरफ ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसके जो ऑर्बिटल हैं वो स्टेबल होंगे, ज़रा उनकी एनर्जी लेवल कम होंगे। तो आप ऑक्सीजन का जो 2s है उसको आप यहाँ बना लें और 2p जो है उसको यहाँ बना लें, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो गया हमारे पास 2px, ये कौन हो गया 2py और ये आ गया हमारे पास 2pz, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। नाउ 2s ने 2s से ओवरलैप करना है, 2p ने 2p से ओवरलैप करना है, ये बात तो सिंपल है। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती है। आप होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वाली वीडियो को देखें या आप उस टॉपिक को ज़रा अपने जहन में रिफ़्रेश करें तो आपको याद आएगा कि बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, इनका बिहेवियर बाकी एलिमेंट से अलग होता है क्योंकि इनके अंदर एनर्जी लेवल, उनके गैप्स इनफैक्ट स्मॉल होते हैं। एनर्जी गैप्स जो हैं वो स्मॉलर होते हैं एटॉमिक नंबर कम होने की वजह से। और इनके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना होता है, इनके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। और sp हाइब्रिडाइजेशन करती क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं sp, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक जो s से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं और एक जो p से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं, ये अपनी नेचुरल फॉर्म में नहीं रहेंगे बल्कि इनकी एनर्जी पर डिफरेंस पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। और वो डिफरेंस, वो फ़र्क कैसे पड़ेगा कि s जो है ये p को डिस्टेबलाइज करेगा और p जो है वो s को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है, ये हम उस वीडियो में जहाँ पे हमने कार्बन, बोरान और नाइट्रोजन के मुतालिक बात की है उसमें इसको ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों होता है। तो P जो है वो S को स्टेबलाइज करता है और दूसरी तरफ SP को डिस्टेबलाइज करता है। जब हम इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे तो अब हम इस डायग्राम को जो है, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है उसको अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे। तो देखिएगा, ये हमारे पास ये ज्वाइन कर रहे हैं 2s के साथ, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी, नोट करें डिफरेंस को, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह से दोनों जो हैं वो लोअर एनर्जी लेवल पे बन रहे हैं, ये स्टेबिलिटी का फैक्टर है। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इसको हम फॉर सिंप्लीफिकेशन 1 सिग्मा कह लें और इसको सिंप्लीफिकेशन के तौर पर 2 सिग्मा कह लें। और ये दोनों सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं ये कैसे बने हैं, ये S और S के ओवरलैप से बने हैं, लेकिन इसमें P जो है वो मिक्स कर रहा है, ठीक है। इसमें P की मिक्सिंग हो रही है, P की मिक्सिंग की वजह से इसके अंदर जो है वो स्टेबिलिटी आ रही है। ऑन दी अदर हैंड, अब जब P को P के साथ आप ओवरलैप करवाएंगे तो अगेन यहाँ पे एक और रिवर्सल जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। आमतौर पर हम जानते हैं कि जब P और P आपस में ओवरलैप करते हैं तो PX के साथ जो है हेड ऑन ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जबकि PY और PZ के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है। और सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्टेबल होता है, लोअर एनर्जी लेवल पे होता है, और पाई बॉन्ड जो है वो हाई एनर्जी लेवल पे होता है। बट अगेन याद रखें, ये जो फिनोमिना यहाँ पे हुआ है, जिस तरह से P ने S को स्टेबलाइज किया है तो S जो है वो P को और स्पेशली PX को, क्योंकि SP हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो इसमें S और PX आपस में जो है वो मिक्स कर रहे हैं।
तो S जो है वो P को क्या करेगा, वो डिस्टेबलाइज करेगा। सो सिग्मा बॉन्ड जो कि PX की वजह से बनना है और वो नॉर्मली लोअर एनर्जी लेवल पे बनता है, वो अपर एनर्जी लेवल पे बनेगा। सो अब अगर आप इनको जो है आपस में ज्वाइन करेंगे तो सिचुएशन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये हमारे पास पाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। और इसको आप कह लें बेशक 1 पाई और 2 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको अगर आप सिंपली पाई ऑर्बिटल कहेंगे तो वो भी हमारे लिए मोर देन इनफ होगा, लेकिन अगर आप इनको अलग अलग नाम देते हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जो सिग्मा है, जो सिग्मा जो बॉन्ड बनना है और वो हायर एनर्जी लेवल पे बनना है, तो वो कैसे बनेगा, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि बजाय के एनर्जी स्टेबल होने के, कम होने के, उसकी एनर्जी जो है वो हमें इंक्रीज करती हुई नज़र आती है। और ये ऑलमोस्ट जो है वो इन दोनों के सेंटर में जो है वो आता है। सो ये किस तरह से होगा, क्यों होगा, उसकी वजह ये एस की इन्वॉल्वमेंट है। एस की इन्वॉल्वमेंट है, एस की इन्वॉल्वमेंट ने इसकी एनर्जी जो है उसको अप कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। तो बाकी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे ये हम समझते हैं कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, और एंटी बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से होंगे, तो वो भी हम ड्रा कर ले ज़रा। तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर अगेन वहाँ पे तो हमें पता ही है कि सिग्मा जो है वो और ऊपर चला जाता है, क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा है वो और ऊपर चला जाता है। ये हमारे पास जो है वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनती है फॉर दी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कुछ लाइनें टेढ़ी हो गई हैं, लेकिन चलें, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम जो है ये बनाना समझ आ गई होगी। देखिए, सबसे पहले इसको बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे बनाएंगे नहीं तो फिर इस पर फर्दर डिस्कशन करना जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेशक इसको थोड़ा सा रिवाइज करें, वीडियो को पीछे से जाके दोबारा देखें, ताकि आपको ये बात समझ आए कि मैं कैसे बना रहा हूँ। और ऑब्वियसली इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले होमोएटॉमिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हेटेरोटॉमिक की बेसिस आपको क्लियर होनी चाहिए, तब आपको ये डायग्राम जो है ये अच्छी तरह से क्लियरफाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, इसको हम 3 सिग्मा कह लेते हैं। ये हमारा 3 पाई आ गया, ये हमारा 4 पाई आ गया, और ये हमारे पास बन गया 4 सिग्मा, ठीक है। तो हमने ये सिंप्लीफिकेशन के लिए पाई और सिग्मा जस्ट उनकी नंबरिंग कर दी है। अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की तरफ आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हुए 2 और 2 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये कितने हैं, 2 3 4 5 और 6। तो ये चूंकि सेम एनर्जी लेवल है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 आप येंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसमें वो पॉइंट समझने की कोशिश करें जो कि आम तौर पर हमें हम समझते हैं कि हम उससे जो है वो लाइलम है, हमें नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। एनर्जी स्टडीज हमें ये बताती हैं कि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि ये ऑर्बिटल ऑलमोस्ट इसी ऑर्बिटल के पास रहता है, मतलब इसी एटम के पास रहता है। ये कौन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल बेशक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन ये कार्बन के साथ इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस रखता है कि वो जो है वो ऑक्सीजन के पास ही रहता है। सो एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एक ही एटम के पास रहेगा उसे हम नॉन बॉन्डिंग समझते हैं। ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इनमें से ये वाला जो ऑर्बिटल हो गया, ये हो गया हमारे पास नॉन बॉन्डिंग। सिमिलरली ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना हुआ है, अब देखिए इसकी एनर्जी इन बिटवीन आ रही है, ठीक है। कार्बन दोनों p ऑर्बिटल्स के इन बिटवीन जो है वो लाई कर रही है, और ये कार्बन के पास जो है वो रहता है, ये किसी और मतलब ऑक्सीजन के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं हो पाता, और ये जो है ये भी नॉन बॉन्डिंग कहलाता है, ठीक है।
इसके अलावा जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं ये भी बॉन्डिंग है, ठीक है, क्योंकि इसको तो ऊपर होना चाहिए था लेकिन ये स्टेबलाइज होके नीचे आ चुका है और ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये तो वैसे ही हमें क्लियर हो रहा है कि ये बॉन्डिंग है। तो ये तीनों के तीनों जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इनमें एंटी बॉन्डिंग कोई भी नहीं है। एंटी बॉन्डिंग जो है ये ऊपर वाले हैं जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो सारी डिस्कशन है बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की, इसको हम इस डायग्राम के अरेंजमेंट से समझने के बजाय एनर्जी की बुनियाद पर जो है वो समझेंगे, और एनर्जी की स्टडी ने हमें बताया है, वहीं से हमें ये बात समझ आती है कि ये दोनों एसेंशियली नॉन बॉन्डिंग है और ये तीनों जो है ये बॉन्डिंग है। सो डैट जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 6, number of electron in anti-bonding molecular orbital 0 divided by 2 is equal to 6 divided by 2 is equal to 3. So bonding molecular orbital treatment जो है ये हमें क्लैरिफाई कर रहा है कि लीविस मॉडल जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड वो एक्यूरेट मॉडल है, वो ठीक बता रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। मोरओवर आपने नोट किया, जैसे कि मैंने आपको एनर्जी वाइज डिस्कशन के अंदर बताया कि ये दोनों नॉन बॉन्डिंग है, तो आप नोट करें कि ये नॉन बॉन्डिंग जो है ये ऑक्सीजन के पास रहता है और ये नॉन बॉन्डिंग जो है ये कार्बन के पास रहता है। सो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि नॉन बॉन्डिंग जो है वो एक ऑक्सीजन के पास है और एक कार्बन के पास है, यानी ये लोन पेयर्स जो होते हैं ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर्स वैसे भी हम वेस्पर में भी जान चुके हैं कि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वेस्पर थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी ये जो है वो थोड़ा बहुत टच करती है और इन नॉन बॉन्डिंग, इन लोन पेयर्स को जो है वो जस्टिफाई कर रही है कि किस तरह से ये लोन पेयर्स जो हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये नॉन बॉन्डिंग ये वाला है दरअसल, ठीक है, और इसी तरह से ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला नॉन बॉन्डिंग जो है वो आपको नजर आ रहा है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, अगर आप एसिड बेस बिहेवियर को जानते हैं तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस वेयर एज कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेसिक एजेंट। ये बेसिक एजेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये एक बेस के तौर पर एक्ट करता है। क्यों? तो ये भी हमें यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर मौजूद है, इसके पास भी लोन पेयर मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में देखें, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ कार्बन के पास एक लोन पेयर मौजूद है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, कार्बन के पास लोन पेयर भी मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करती है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है। और कार्बन इलेक्ट्रॉन क्यों दे रही है वो भी हमें समझ आता है कि देखें ये लोअर एनर्जी लेवल पे है, इसको डोनेट करना उसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है एज कंपेयर टू दिस। ये हायर एनर्जी लेवल पे है और इसको डोनेट करना आसान है। सो यही वजह है कि कार्बन जो है वो लीविस बेस के तौर पर काम करती है, लाइगेंड के तौर पर काम करती है, इलेक्ट्रॉन दोनों के तौर पर काम करती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमें इस डायग्राम की मदद से जो है वो क्लैरिफाई होती है। तो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के मुतालिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आई होगी। अगली वीडियो तक जो है आप इंतज़ार करें और इसके बारे में अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।